हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 टू 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का गोल्ड सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, जो हमारे विज्ञान का ही एक हिस्सा है, और हम डिस्कस कर रहे हैं अब हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस को। जी हां, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमारे एग्जाम्पलर के होते हैं, क्योंकि यहां पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही बेसिक से उठाए जाते हैं और वही कहलाते हैं हमारे फाउंडेशन कोर्सेस। तो चलिए हम फटाफट शुरू कर लेते हैं हमारे चैप्टर नंबर 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस को। चूंकि हमारा एग्जाम्पलर एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर टाइप एंड लॉन्ग आंसर टाइप सभी प्रकार के क्वेश्चंस को कवर करता है, तो हम पहले देख रहे हैं एमसीक्यूज क्वेश्चंस को, फिर हम शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पर भी चलेंगे। तो चलिए भाई शुरू करा जाए हमारे एमसीक्यूज क्वेश्चन को। और उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जैसा कि हमारे हर एक एमसीक्यूज सेगमेंट में होती है, कि भाई जैसे ही क्वेश्चंस फ्लैश होता है आप अपने आंसर कमेंट सेक्शन में करते चले जाएंगे, तो इससे आपको पता भी चल जाता है कि आपके इस चैप्टर की तैयारी कितनी पूर्ण है। तो चलिए मैं शो करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और आप तैयार हो जाइए अपने कमेंट सेक्शन में आंसर करने को। तो ये रहा आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कि कोई व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित बिंबों को स्पष्ट नहीं देखता। इस दोष का संशोधन उस लेंस के उपयोग द्वारा किया जा सकता है जिसकी क्षमता है। तो सबसे फर्स्ट तो बात यह आती है यहां पे कि इस व्यक्ति को 2 मीटर से ज्यादा दूरी की चीज नहीं दिखलाई पड़ती है, ठीक है ना। मतलब कि दूर से जो किरणें आ रही हैं वो पहले ही कट गई। मतलब इसको कौन सा दोष है भाई? तो इस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है। ये जो दोष है ये कौन सा दोष है? ये निकट दृष्टि दोष, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में हमें दूर की जो वस्तुएं होती हैं वो साफ साफ दिखलाई नहीं देती, जबकि पास की निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है। जो दोष लिखते हैं नाम से उसके अकॉर्डिंगली ध्यान रखेंगे कि उस जगह का साफ दिखता है, ठीक है ना। निकट दृष्टि दोष है तो निकट का साफ दिखेगा, दूर दृष्टि दोष है तो दूर का साफ दिखेगा। कारण क्या होता है भाई? तो इस व्यक्ति को ऐसी दिक्कत है। निकट दृष्टि दोष कहने का मेन मकसद यह था कि भाई अगर यहां पे प्रकाश की किरणें कहीं इधर दूर से आ रही हैं, ये दूर से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, तो चूंकि इस लेंस की जो क्षमता है वो क्षमता बढ़ रखी है, बढ़ गई इसकी क्षमता, पावर बढ़ रखी है हमारे नेत्र की लेंस की। तो जब पावर बढ़ गई तो इसकी जो फोकस दूरी है, ये अगर देखें तो ये फोकस दूरी कम हो गई भाई, घट गई। अब क्या करना है? तो हमें इसकी फोकस को थोड़ा सा और दूर लेकर के जाना है। तो क्या करें? कौन सा लेंस इस्तेमाल में ले आएंगे? तो यहां पर हम लेकर के आते हैं एक, क्लियर है कि मुझे और दूर करना है, मतलब और इसको फैलाना है। फैलाने का मतलब कौन सा लेंस लगा है भाई? तो इसमें लगाता हूं मैं अवतल लेंस, ठीक है। अगर मैं यहां पे अवतल लेंस लगाऊंगा तो ये अवतल लेंस का गुण होता है कि इसने अपने लाइट बीम्स को और ऐसा फैला दिया, और अब ये जाकर के बिल्कुल रेटिना पर इमेज फॉर्म हो गई। तो मतलब मुझे प्रयोग में लाना है इसमें अवतल लेंस, और अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए अगर हम फोकस की बात करें तो इसका फोकस जो होता है वो कैसा होता है भाई? तो इसका फोकस वर्चुअल होगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, तो मतलब नेगेटिव फोकस होगा। और चूंकि यहां पे क्षमता की बात की गई है तो क्षमता बराबर होता है 1/, फोकस दूरी। मुझे कितने का करेक्शन चाहिए भाई? तो मुझे 2 मीटर के फोकस दूरी का करेक्शन चाहिए। तो एक काम करता हूं मैं, ये 1/2, लेकिन यहां पर एक साइन यूज होगा नेगेटिव का। रीजन क्या है? क्योंकि इसका फोकस जो होगा वो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, सिंपल। तो पावर इक्वल्स टू क्या मिल गया भाई? तो P इक्वल्स टू मिल गया -0.5 डायोप्टर। चूंकि इसकी यूनिट, लेंस की जो क्षमता की यूनिट होती है ये होती है डायोप्टर। डायोप्टर मेजर करते भाई, तो मतलब मुझे मिल गया क्या? -0.5 डायोप्टर। ऑप्शन में दिख रहा है क्या भाई? तो बिल्कुल ख ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ख बिल्कुल सही है।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। और अगर आपने भी आंसर को टाइप किया है तो बिल्कुल सही है भाई। हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्याम पट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है। मतलब क्लासरूम में जब पीछे बैठे हैं यानी दूर से देख रहे हैं तो हम इजीली बोर्ड पे लिखी चीजों को पढ़ पा रहे हैं, किंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सही है? एक बात समझिए, दूर की तो साफ साफ दिख रही है, पास की उसको साफ साफ नहीं दिख रही। तो हमने ये देखा था जहां की चीजें साफ साफ दिखाई दे वही दोष है, नाम से, ठीक है ना। नाम से कैसा भाई? तो दूर की चीजें नहीं दिख रही, ठीक है, तो दूर की चीजें अगर उसको नहीं दिख रही तो उसको निकट दृष्टि दोष है, और अगर उसको निकट की चीजें नहीं दिख रही, ठीक है, इसका मतलब उसको दूर दृष्टि दोष है। यानी दूर की तो साफ साफ दिख रही है, तो यहां पे दूर की तो साफ साफ दिख रही है लेकिन उसको निकट की चीजें नहीं दिख रही है। इसका क्या मतलब हुआ कि उसकी जो निकट बिंदु है उससे दूर हो गई। जो उसके पास की बिंदु थी वो पास की बिंदु उससे क्या हो गई है? दूर हो गई है। इसके कारण उसको साफ साफ नहीं दिखलाई पड़ रहा है पास की चीजें, ठीक है। इसी केस में देख रहे हैं तो दूर की चीजें उसको साफ साफ दिखाई दे रही है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड क्वेश्चन कहता है भाई किसी प्रिज्म एबीसी आधार बीसी के साथ विभिन्न विन्यासों में रखा जाता है। मतलब एक प्रिज्म है, ये 3 तरीके से इस प्रकार से कुछ रखा हुआ है। यहां पे ये पूछना चाह रहे हैं कि श्वेत प्रकाश का कोई पतला प्रकाश पुंज, चित्र संख्या 11.1 है ये, मैं दर्शाए अनुसार इस प्रिज्म पर आपतित है। नीचे दिए गए किस प्रकरण में प्रकाश विक्षेपण के पश्चात सिर से तीसरा वर्ण आकाश के वर्ण के तदनुरूपी होगा? मतलब ये सिंपली पूछना चाह रहे हैं कि भाई इसको प्रिज्म से जब आप पास करते हैं तो प्रिज्म से पास करने के बाद ये अपने अवयवों में टूट जाता है, ऊपर लाल आ जाता है और नीचे आ जाती है हमारी बैंगनी, ठीक है। इसको पूरे कलर्स को मैं अगर यहां पे लिखूं तो यहां पे कलर्स ऐसे आ जाते हैं भाई, VIBGYOR, ठीक है। ये कुल 7, ठीक, ये कुल 7 रंग हैं। V मतलब क्या होता है भाई? तो इसका मतलब है वायोलेट, इसका मतलब है बैंगनी। ये है हमारा भाई इंडिगो, ठीक है, जामुनी। ये हमारा है ब्लू, नीला। ये हमारा है भाई ग्रीन। ये हमारी हो जाती है येलो। O स्टैंड्स फॉर ऑरेंज, भाई नारंगी। ये पीला, ये हरा, और ये कौन है भाई? ये है रेड, ये है लाल। यानी ये 7 रंग हमको देखने को मिलते हैं श्वेत प्रकाश में जब वो प्रिज्म से गुजरता है। यानी यहां पे ये सभी कलर्स इस तरीके से मिलेंगे, नीचे वायलेट होगा और ऊपर रेड होगा। लेकिन हमसे यह पूछा जा रहा है कि आसमान के रंग के बराबर हो, कौन से ऐसी कंडीशन है? तो आसमान का रंग कौन सा होता है भाई? तो आसमान का रंग हमको पता है ये होता है ब्लू। तो अगर मैंने यहां पे लिखा तो नीचे से देखिए VIB, नीचे से तीसरा हो रहा है B, ऊपर से अगर मैं बात करूं VIBGYOR। अब अगर ऊपर से नीचे की तरफ इसको गिने, मैं थोड़ा सा और इसको क्लियरली लिखता हूं। अगर यहां पे देखूंगा तो ऊपर आएगा रेड, ठीक है ना, नीचे वायलेट, तो VIBGYOR। अब इस विवग्योर में अगर बात करें तो ये कह रहे हैं कि सिर से तीसरा वर्ण, ऊपर से जो तीसरा हो वो आकाश वर्ण हो। आकाश वर्ण मतलब ब्लू हो। इसमें गिनिए, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसमें तो तीसरा जो आ रहा है वो येलो आ रहा है। इस केस में कौन सा आ रहा है भाई? येलो आ रहा है। तो मतलब ये तो हो गया हमारा कैंसिल, ये नहीं है ऑप्शन। अगले में अगर मैं बात करूं तो यहां पे क्या होगा भाई? जो आधार की तरफ होता है उधर चलता है हमारा वॉयलेट, जो इसका आधार होगा उधर कौन चलेगा? बैंगनी। और उसके ऑपोजिट साइड में कौन चलेगा भाई? तो उधर लाल चलेगा। तो यहां पर अगर मैं देखता हूं तो यहां पर ये इधर साइड में आ जाएगा मेरा रेड, और नीचे के साइड में अगर मैं बात करता हूं तो यहां से नीचे के साइड में ये आ जाएगी हमारी वायलेट। अब इसमें अगर कलर्स को लिखूं तो ये है हमारा क्या भाई? VIBGYOR, यही है विवग्योर। अब गिन के देखिए, इसमें ऊपर से तीसरा कौन है भाई? ऊपर से तीसरा ये देखिए क्या है? B मतलब क्या भाई? ब्लू।
ब्लू मतलब यही क्या है, ये हमारा नीला। मतलब ये सेकेंड ऑप्शन जो है इसके अकॉर्डिंगली समझ में आ रहा है कि ऊपर से जो तीसरा, ऐसा ही लिखा है ना, सिर से जो तीसरा वर्ण हो वो आकाश वर्ण हो, तो सिर से जो तीसरा वर्ण है वो ब्लू है और ब्लू आकाश वर्ण है। तो आंसर कौन सा सही हो जाना चाहिए भाई? ख आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ये हमारा सेकेंड वाला डायग्राम बिल्कुल सही है, तो ख ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, आसान था भाई। आगे बढ़ते हैं हम जरा अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है क्योंकि, देखिए सूर्य के श्वेत प्रतीत होने के समय जब दोपहर का जो है, और जब सूर्योदय हो रहा होता है, सूर्यास्त हो रहा होता है, तब लाल प्रतीत होने का मुख्य कारण क्या है भाई? सूर्य के प्रकाश के साथ में तो सातों रंग चल के आ रहा है, और सातों रंग अगर आता है तो श्वेत दिखता है। तो एक बात तो समझ में आती है कि दोपहर के समय पे उससे निकलने वाले, सूर्य से निकलने वाले जो विकिरण है, उसमें जो विक्षेपण होना है, या यूं कहूं कि प्रकीर्णन जो होना है, वो कुछ इस प्रकार होता है कि हमें प्रकाश के अलग अलग रंगों का प्रकीर्णन कम होने लगता है। जबकि सुबह के समय में बात करें तो उस समय भाई हमारे यहां लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए वो लाल दिखता है। शाम के समय ढलते समय रेड कलर का प्रकीर्णन ज्यादा होता है, इसलिए शाम के समय ढलते समय भी रेड कलर दिखता है। और इस आसमान का रंग नीला दिखने का भी कारण है कि भाई जो प्रकाश किरण आ रही है, उस प्रकाश किरण के नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा हो रहा है। किंतु दोपहर के टाइम पे क्या होता है कि यह प्रकीर्णन न्यूनतम हो जाते हैं, मिनिमम प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन जो होगा वो कैसा होगा भाई? मिनिमम होगा। स्कैटरिंग वैसे होता क्या, ये प्रकीर्णन होता क्या? प्रकीर्णन का मतलब समझिए कि प्रकाश का किसी सतह पे जाने के बाद, टकराने के बाद फैल जाना, जितने भी पॉसिबल डायरेक्शन है उन सभी में फैल जाना। इसका एक सबसे बेहतर उदाहरण है जो आप समझ सकते हैं कि जैसे जो सनलाइट, धूप जो है वो घर के बाहर होती है जनरली, लेकिन कमरे के अंदर भी हमें रोशनी तो मिलती है। धूप नहीं है लेकिन रोशनी है। वो रोशनी कैसे आती है भाई? तो बाहर जो वायुमंडल के कण है उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ के प्रकीर्णित हुआ, फैला, और वही फैलाव रूम के अंदर आ रहा है। ठीक इसी प्रकार से जब दोपहर के समय में बात करेंगे तो उस समय इसका प्रकीर्णन, मतलब जो वर्णों का प्रकीर्णन है, अलग अलग रंगों का जो प्रकीर्णन है, वो कम होने लगता है। अर्थात प्रकीर्णन कम होगा तो रंग कम दिखेंगे, रंग कम दिखेंगे यानी सब एक साथ दिखेंगे। सभी एक साथ दिखने का मतलब क्या होगा भाई? तो श्वेत। मतलब इसका आंसर हो जाएगा कि प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। मिनिमम जब उसका स्कैटरिंग होगा तो हमें श्वेत प्रकाश दिखलाई पड़ेगी, और अगर प्रकीर्णन होना शुरू हो गया और जिस भी वर्ण का प्रकीर्णन ज्यादा होगा वो वर्ण हमको दिखाई पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इंद्रधनुष बनने में प्रकाश की कौन सी परिघटनाएं सम्मिलित होती हैं? देखिए भाई, रेनबो फॉर्मेशन क्या है? तो हमको पता है कि वायुमंडल में जब बारिश के समय में ऐसी बारिश की बूंदें टंग जाएं, मॉइस्चर है भाई, टंगेगा ही, वायुमंडल में फैला ही होगा मॉइस्चर। अब अगर मान लीजिए यहां पे सनलाइट हो गया, यहां पे क्या हो गया, यहां पे सूर्य की रोशनी यहां से होकर के आना शुरू हो गई, तो आने के बाद सबसे पहले इस बूंद में घुसने से पहले इस प्रकाश का हो जाएगा भाई अपवर्तन। यह प्रकाश अपवर्तन हो गया। अब प्रकाश के अपवर्तन के फलस्वरूप ये इस सतह पे तो पड़ गई, लेकिन यहां पे परावर्तन हो गया। अब कुछ हिस्सों का परावर्तन हो जाता है और कुछ हिस्से यहां अपवर्तित भी हो जाते हैं। मतलब यहां पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होता, कुछ हिस्से प्रकाश के परावर्तित हो जाते हैं और कुछ हिस्से अपवर्तित हो जाते हैं। तो यहां पे परावर्तन वाला जो हिस्सा है वही रेनबो बनवाता है। जो अपवर्तन करके यहां से कुछ हिस्से ऐसे निकल जाएंगे, ये रेनबो नहीं बनवाते, इनसे कुछ नहीं होता। रेनबो फॉर्मेशन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन है? जो ये परावर्तित हो गया। अब ये परावर्तन के फलस्वरूप जब यहां पे आते हैं तो इनके जो है वर्ण विक्षेपण हो जाता है। इसका ये वायलेट से लेकर के रेड तक, ये रेड और ये वायलेट, इसके बीच के वो सातों रंग कौन से भाई? ये विबग्योर, VIBGYOR। लाल हमेशा ऊपर होता है और वायलेट हमेशा नीचे होता है। ये इंद्रधनुष बन गया, यहां से आया, यहां से आया, और ये यहां पे पूरी ये स्पेक्ट्रम मिल जाएगी। ये इंद्रधनुष बन गया भाई। तो मतलब सबसे पहले यहां पे देखूं तो क्या हुआ? यहां पे अपवर्तन हुआ,
ठीक इसके बाद यहां पर क्या हुआ भाई, तो यहां पे परावर्तन हुआ, लेकिन ये परावर्तन जरा समझेंगे तो ये आंतरिक परावर्तन है ना, ये जो सतह है ये परावर्तक सतह नहीं है, ये जो सतह ये पानी की बूंद है, तो भाई ये परावर्तित थोड़ी करने के लिए बैठी है, लेकिन उस कोण पे आता है जब क्रांतिक कोण से ज्यादा कोण पे आपतन होगा तो वहां परावर्तन होने लगता है अपवर्तन की जगह पे। तो यहां हो गया परावर्तन। कौन सा परावर्तन भाई, तो ये आंतरिक परावर्तन है, ये आंतरिक परावर्तन है। और ये परावर्तन होने के बाद जो यहां पे मिला ये हो जाता है हमारा क्या भाई, ये हमारा इंद्रधनुष, ये हमारा रेनबो बन जाता है, ये हमारी इंद्रधनुष बन जाती। मतलब आइए क्या प्रोसीजरल फॉलो हुआ भाई, परावर्तन अपवर्तन विक्षेपण ना, परावर्तन विक्षेपण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन विक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन। तो देखिए यहां पर मुझे देखने को मिल रहा है कि भाई अपवर्तन होगा, विक्षेपण होगा और आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। अपवर्तित हुई है लाइट बीम, ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, विक्षेपण भी हुआ, इसके अंदर विक्षेपण नहीं होगा, ये जो सेगमेंट है ये विक्षेपण ही कहलाता है, अलग अलग कलर्स में बढ़ जाना। तो आई थिंक जो इसका आंसर है वो हो जाता है भाई कि अपवर्तन होगा, विक्षेपण होगा तथा आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, ठीक है, जिसके कारण यहां पे हमको रेनबो फॉर्म होती है मिल रही। चलिए तो ये भी समझ में आ चुका है भाई, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। छठवां क्वेश्चन कह रहा है तारों के टिमटिमाने के क्या कारण है, किन कारणों से तारे जो है वो टिमटिमाते हैं। अभी टिमटिमाना क्या होता है भाई, तो टिमटिमाने का मुख्य रूप से मतलब आप समझें तो यहां पे एक तारा है और अगर यहां पे कोई भी व्यक्ति इसको देख रहा है, यहां से इसको कोई व्यक्ति देख रहा है, तो इसको देखते के समय, ठीक है, यहां से अगर कोई देखेगा तो भाई इसको अगर हम पृथ्वी के वायुमंडल पे बात कर लें तो ये अलग अलग लेयरों से चल करके प्रकाश किरणें हमारी आंखों तक पहुंच रही। यहां पर वो व्यक्ति था, ठीक है ना। अब यहां से जो प्रकाश किरण चल के आई है, इस प्रकाश किरण को देखिए, तो यहां आने के बाद क्या होगी भाई, तो ये अपवर्तित हुई, ये फिर से अपवर्तन के पश्चात यहां पहुंची, लेकिन इस व्यक्ति को तो सीधी आती हुई दिखेगी ना, वह वायुमंडलीय अपवर्तन है, लेकिन इस व्यक्ति को सीधा आता हुआ प्रतीत होगा, इसको थोड़ी ये बेंडिंग दिखेंगे। तो मतलब ये ही स्टार अपने एक्चुअल पोजीशन से हट करके दिखेगा। अच्छा, ये जो प्रकाश आ रही है वो जरूरी नहीं है हर बार यहीं पे जाकर के उसको दिखे, वो थोड़ी देर बाद उसको दिखेगा कि भाई ये जो है यहां ना होकर के यहां पर है, थोड़ी देर बाद इसको थोड़े बहुत इधर भी दिख सकती है, इधर भी दिख सकती है। कहने का मतलब सेम स्टार की लोकेशन चेंज हो रही है, किसके कारण भाई, ये वायुमंडल में होने वाले जो अपवर्तन हो रहे हैं इसके कारण ये जो हो रहा है ये चेंज होती जा रही है। अब वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण इसको क्या दिख रहा है, तो एक बार स्टार यहां दिखा, फिर थोड़ी देर बाद यहां दिखा, थोड़ी देर बाद यहां यहां यहां, मतलब उसको ऐसा दिख रहा है कोई चीज जल रही है फिर बुझ रही है, जल रही है फिर बुझ रही है और हिलती हुई भी दिख रही है। इसी को कहते हैं भाई ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। इसके कारण क्या है भाई, वायुमंडलीय जल बूंदों द्वारा प्रकाश का विक्षेपण, वायुमंडल में परिवर्ती अपवर्तनांकों के विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, वायुमंडलीय धूल कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन और बादलों द्वारा प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। नहीं भाई देखिए, जल की बूंदों से जो प्रकाश का विक्षेपण होता है उसको इंद्रधनुष कहा था। वायुमंडल के धूल कण जो प्रकीर्णित करते हैं उसके कारण हमको जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच रही इसके बाद भी हमको लाइट देखने को मिलती है, या फिर हमें अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं, जैसे आसमान का रंग हमको नीला देखने को मिलता है, ये उसका कारण है। और बादलों द्वारा अगर आंतरिक परिवर्तन किया जाएगा तो भाई ट्विंकलिंग ऑफ स्टार सिर्फ और सिर्फ बादल वाले दिन थोड़ी दिखते हैं। खैर मैं बात करूं तो बादल वाले दिन तो दिखते ही नहीं है, क्योंकि ये जो वायुमंडल है ये हमारे जो ये बादल है ये हमारे वायुमंडल में ही है, तो तारे दिखने की तो कंडीशन ही खत्म, ये तारे तो हमारे से बहुत ही दूरी पर स्थित है, तो मतलब ये ऑप्शन भी खत्म। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा भाई, तो देखिए वायुमंडल में परिवर्ती अपवर्तनांकों, ये पहली लेयर दूसरी लेयर तीसरी लेयर ये सब क्या कर रही थी, ये सभी अपवर्तनांक क्रिएट कर रही थी। क्यों, क्योंकि इन सभी की जो डेंसिटी है गैसेस की वो अलग अलग है। हमारे वायुमंडल के हर लेयर पे गैस की डेंसिटी अलग है और घनत्व तो अलग हो जाता है तो माध्यम अलग हो जाता है, माध्यम अलग होता है तो अपवर्तन होता है भाई। तो मतलब ख ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे।
सातवें क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहां पे कह रहे हैं स्वच्छ आकाश नीला प्रतीत होता है क्योंकि, लीजिए भाई, अब से पहले जो डिस्कशन करते आ रहे थे वही क्वेश्चन में आ गया। आंसर कर सकते हैं आप जल्दी से और सही आंसर कर सकते हैं। क्या होना चाहिए? नीला आकाश का रंग प्राप्त करने के लिए वायुमंडल में जो नीला प्रकाश है वो अवशोषित हो जाता है। नहीं भाई, अगर किसी कलर का अवशोषण हो जाए तो वो कलर दिखेगा ही नहीं। ठीक है, कोई भी कलर दिखने का तात्पर्य होता है, सपोज ये यहां पे रेड कलर ये आपको दिख पा रहा है, इस रेड कलर का मतलब यह है कि यहां पे सातों रंग के कलर थे, लेकिन बाकी सभी रंग अवशोषित हो गए और इसने परावर्तित सिर्फ और सिर्फ किसको किया? रेड को। अगर कहीं पे आपको ये बैंगनी कलर दिख रहा है तो इस बैंगनी दिखने का क्या तात्पर्य भाई? तो इस बैंगनी दिखने का तात्पर्य सिर्फ यह है कि इस पे ऊपर सभी रंग थे लेकिन सब अवशोषित हो गए, बचा क्या? तो बैंगनी आपकी तरफ रिफ्लेक्ट हुआ, दैट इज, इसकी वजह से ये बैंगनी दिख रहा है। सिंपल है। तो देखिए, ये पहला तो खत्म हो गया। अवशोषित हो जाएगा तो वो रंग नहीं दिखता, जो परावर्तित होता है वही रंग दिखता है। परावैंगनी विकिरण वायुमंडल में अवशोषित हो जाता है। नहीं भाई, इससे भी कोई लेना देना नहीं है हमारे कलर का। आगे, वायुमंडल द्वारा अन्य सभी वर्गों के प्रकाश की तुलना में बैंगनी तथा नीला प्रकाश अधिक प्रकीर्णित होता है। मतलब ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जो बैंगनी और नीला रंग है, श्वेत प्रकाश जो आ रही है सूर्य से यहां से जो भाई श्वेत प्रकाश चल के आएंगे, इसके अंदर सभी रंग समाहित होते हैं, सातों रंग समाहित होते हैं। लेकिन क्या होता है कि इसका जब प्रकीर्णन होता है तो प्रकीर्णन के समय यहां से बैंगनी और जो नीला रंग है ये सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है। इसी कारण से जो हमको दिखलाई पड़ता है वो आसमान का जो रंग है वो नीला हमें दिखाई पड़ता है। आगे एक बार देखते हैं, वायुमंडल द्वारा बैंगनी तथा नीले प्रकाश की तुलना में अन्य सभी वर्गों का प्रकाश अधिक प्रकीर्णित होता है। देखिए, जिसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा वही दिखेगा, और अगर प्रकीर्णन न्यूनतम होता जाएगा तो सफेद रंग दिखना शुरू हो जाएगा। तो मतलब ये एक चीज समझ में आता है कि ये सातों रंग के प्रकाश में से नीला और जो बैंगनी है, इनके प्रकाश जो है ये अधिक प्रकीर्णित हुए, और बाकी के रंग क्या होते हैं भाई? कम प्रकीर्णित होते हैं। कम प्रकीर्णित होंगे, कम स्कैटर्ड होंगे तो वो रंग नहीं दिखलाई पड़ेंगे। ये ज्यादा स्कैटर करते हैं तो इससे यही रंग दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए आसमान का जो रंग होता है वो नीला दिखाई पड़ता है, क्योंकि वायुमंडल के सभी वर्गों के प्रकाश की तुलना में बैंगनी तथा नीले प्रकाश को अधिक प्रकीर्णित होता है। भाई आप एक बात समझेंगे, अगर आप इस वायुमंडल से बाहर चले जाएं तब इसी आसमान का रंग काला हो जाएगा। क्या कारण है भाई? तो भाई वायुमंडल नहीं है ना ऊपर। अगर हम अंतरिक्ष में चले जाएं तो वायुमंडल है नहीं। अब वायुमंडल है नहीं तो वहां पे प्रकाश टकराएगा नहीं, और प्रकाश अगर टकराएगा नहीं किसी चीज से तो हमको प्रतीत नहीं होगा। प्रकाश का एक जगह से दूसरी जगह चल के जाना हम नहीं देख सकते हैं। हाँ, उसके रास्ते में अगर कोई चीज आए जो उसको रिफ्लेक्ट कर दे तो ही हम उसको देख पाते हैं। तो भाई हमारे पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर अगर चले जाते हैं तो पूरा आसमान काला दिखाई पड़ता है। ठीक है, नीला दिखलाई पड़ने का कारण क्या है भाई? तो हमारे वायुमंडल के जो कण हैं वो नीले रंग को ज्यादा प्रकीर्णित कर देते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम जरा अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8th क्वेश्चन है भाई, वायु में श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्गों के प्रकाश के फैलने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सही है? जो श्वेत प्रकाश है उसके अलग अलग रंगों में फैलने के लिए कौन सी लाइन सही है? क्या लाल प्रकाश सर्वाधिक गति से गमन करता है? हरे प्रकाश की तुलना में नीला प्रकाश तीव्र गति से गमन करता है? श्वेत प्रकाश के सभी वर्ण समान चाल से गमन करते हैं? पीला प्रकाश लाल तथा बैंगनी प्रकाश के मध्य चाल से गमन करता है? तो देखिए भाई, वायु में श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्गों के प्रकाश के फैलने के संबंध में कौन सा कथन सही है? अगर इसकी बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाता है हमारा, श्वेत प्रकाश के वर्ग जितने भी होते हैं और सभी समान चाल से चलते हैं। जितने भी चलेंगे वो सब कैसे चलेंगे भाई? बिल्कुल बराबर बराबर चलेंगे। लेकिन जैसे ही इसको किसी मीडियम से पास करते हैं, जैसे हमने प्रिज्म के अंदर से पास कर दिया, तो वहां पे पता चलता है कि मीडियम चेंज हुआ है, तो अब उनकी जो गमन होगी वो अलग अलग रंगों की अलग अलग वेलोसिटी हो जाएगी, इसीलिए वहां अलग अलग रंग दिखते हैं। लेकिन कहीं पे अगर आपको श्वेत प्रकाश ही दिख रहा है, मतलब उसके अंदर जितने भी रंग चल रहे हैं वो सब समान वेग से चल रहे हैं।
जैसे ही उनका वेग अलग हुआ, वो अलग अलग रंग आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। प्रिज्म से पास करने पे क्यों दिख रहे हैं अलग? क्योंकि प्रिज्म से पास करने के बाद हमको पता चला कि लाल अलग वेग से चल रहा है, बैंगनी अलग वेग से चल रहा है। आप किसी और मीडियम में ले जाओ और वहां पे आपको अगर रंग दिखे, इसका सीधा तात्पर्य है कि उसके अंदर के सभी प्रकाश के जितने भी किरण है उन सभी का वेग समान नहीं है। किंतु जब श्वेत है तो सब समान वेग से चल रहे हैं, या दूसरे शब्दों में कहूं तो सातों रंगों के प्रकाश अगर समान वेग से चलने लगेंगे तो वह श्वेत प्रकाश हो जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9th क्वेश्चन कह रहे भाई कि ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो टावर्स होते हैं उसके ऊपर, जो मोबाइल टावर्स हैं उसके ऊपर एक लाल रंग की ऐसी बत्ती लगा दी जाती है, या फिर कोई बड़ी बिल्डिंग होती है उसके ऊपर भी ऐसे लाल रंग की एक लाइट जलाई जाती है। ऐसा होता है, इन्हें दूर से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश, लाल वर्ण का जो प्रकाश होगा वो कैसा दिखेगा भाई? तो एक सिंपल सी बात समझिए, लाल रंग का जो विक्षेपण होता है वो कम होता है, लाल रंग का जो विचलन होता है वो भी कम होता है। अर्थात जो लाल रंग है वो बहुत दूर तक ट्रैवल कर सकता है। मतलब जैसे आपने देखा होगा डेंजर साइन जो होती है वो लाल रंग से बनाते हैं, या फिर जो सिग्नल्स होती हैं वो सभी लाल रंग का उसमें प्रयोग किया जाता है। जैसे रेलवेज में भाई लाल और हरे का प्रयोग किया जाता है, लेकिन लाल रंग जो है डेंजर के तरीके से क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उसमें क्या होता है, दूर तक जाती है, विचलित कम होती है, प्रकीर्णित कम होती है, और हमको दूर से दिखाई पड़ सकती है। कोहरा भी होगा तो भी दिखलाई पड़ जाएगा। किंतु अगर मैं बैंगनी रंग की बात करूं तो आपने अगर देखा हो तो बैंगनी रंग की कहीं भी आप लाइट को देखिए वो ऐसा लगता है ऐसा फैला हुआ है बहुत ज्यादा। ठीक है, मतलब क्या, उसका जो प्रकीर्णन है वो ज्यादा हो जाता है, विचलन ज्यादा हो जाता है, तो दूर तक ट्रैवल नहीं करती। सिंपल से मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता रहा हूं, ये आप बिल्कुल अपने आसपास के क्षेत्रों में देख सकते हैं। जैसे जो ग्लो साइन बोर्ड्स बनते हैं, मतलब जो लेटर्स में लिखे हुए हैं, दुकानों के ऊपर आपने देखा होगा उनका बोर्ड लगा होता है, उसमें मैक्सिमम बोर्ड देखेंगे आप तो रेड कलर का होता है। कारण भाई क्योंकि रेड का विचलन कम है, विक्षेपण कम है, तो वो लेटर्स जो है वो साफ साफ दिख पाते हैं। किंतु बैंगनी रंग के जिनके बोर्ड्स होंगे या आपने अगर देखे होंगे तो वहां पाएंगे कि वो लेटर्स आपको साफ साफ नहीं दिख पाते। क्या कारण होता है? वो सब फैल गए, फैल करके एक दूसरे में मिक्स हो गए। और रेड में क्या हुआ, जो लेटर आ रहा है बिल्कुल शार्प आपकी आंखों तक आ रहा है, तो आप डिस्टिंग्विश कर पा रहे, ठीक है ना, अंतर कर पा रहे, उन लेटर्स को पढ़ पा रहे। लेकिन जैसे ही वो फैलना शुरू हो जाएंगे, मिक्स होना शुरू हो जाएंगे, आपको पढ़ने में दिक्कत आएगी। इसीलिए बैंगनी रंग का इस्तेमाल उसमें नहीं किया जाता, रेड का किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, धुएं तथा कोहरे द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होते हैं, धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णित होते हैं, धुएं तथा कोहरे द्वारा सर्वाधिक अवशोषित होते हैं, और वायु में तीव्रतम गति से चलते हैं। तो भाई इसका तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा न्यूनतम प्रकीर्णन। यही तो बोला, रेड कलर है तो क्या होगा, प्रकीर्णित कम होगा, कम डेविएशन होता है उसके अंदर, कम स्कैटरिंग होती है उसके अंदर, इसीलिए साफ साफ दूर से देखा जा सकता है। ठीक है, तो मतलब 9th का आंसर हो गया हमारा ख। आगे बढ़ते हैं हम जरा अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के रक्ताभ प्रतीत होने में निम्नलिखित परिघटनाओं में से किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो भाई ये डिस्कस ही करते आ रहे हैं हम, उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है फिर से, कि अगर जब हम कभी देखते हैं मॉर्निंग में तो सुबह के समय का सूर्य हमको लाल प्रतीत होता है, शाम के समय जब सूर्यास्त होने वाला होता है तब भी वो लाल प्रतीत होता है, जबकि दोपहर के समय हम जब देखते हैं तो वो श्वेत प्रतीत होता है। तो श्वेत का कारण तो अभी हमने किया था, लाल प्रतीत होने का क्या कारण है भाई? तो कोई भी रंग प्रतीत होने की जैसे ही बात आती है हमारे पास, कोई सी भी कहीं पर भी रंग जब जब प्रतीत होगा मतलब उसमें विक्षेपण हो रहा है, ठीक है, उसमें प्रकीर्णन हो रहा है अल्टीमेटली, और उसी प्रकीर्णन के कारण हमको देखने को मिल रहा है कि उसका जो रंग है वो लाल, या फिर जैसे आसमान का रंग नीला था वो नीला, या फिर सूर्य के जो प्रकाश दोपहर के समय श्वेत प्रतीत होती है जहां पे प्रकीर्णन जो है वो न्यूनतम हो जाता है। यहां पर क्या होगा भाई? तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है, ठीक है। विक्षेपण किन किन जगहों भाई? तो रंग के लिए फिर से मैंने दोनों ही बातें करी कि प्रकीर्णन हर जगह आएगा, लेकिन जब जब ऐसी बात आएगी कि स्पेक्ट्रम बन रहा है,
रंगों में क्या बनना है, स्पेक्ट्रम, तो वो विक्षेपण के कारण होगा। लेकिन कोई पर्टिकुलर कलर का दिखना अगर आपको दिख रहा है कहीं पे, तो ये प्रकीर्णन की वजह से चलेगा। तो यहां पर किसका हो जाएगा भाई, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। पूर्ण आंतरिक परावर्तन और पृथ्वी से प्रकाश का परावर्तन, ये दोनों ही ऑप्शन नहीं हो सकते, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में हमने ये समझा था कि कोई अपवर्तित सतह है जो कि अपवर्तन के बजाय परावर्तन करने लगे, तो ऐसा कोई केस नहीं यहां देखने को मिल रहा। पृथ्वी से प्रकाश का परावर्तन, भाई पृथ्वी की सतह पर प्रकाश आए, टकराए, वापस जाए, इस कारण से सूर्य लाल दिखाई पड़ता है ना, तो मतलब प्रकीर्णन एकमात्र इसका ऑप्शन हो जाएगा, ख ऑप्शन। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखलाई पड़ने का क्या कारण है? जल में शैवाल की उपस्थिति तथा अन्य पौधों की उपस्थिति। भाई पौधों की उपस्थिति से उसके नीले दिखलाई पड़ने का कोई कारण नहीं है। जल में प्रकाश का परावर्तन, जल में प्रकाश के परावर्तन से भी कोई लेना देना नहीं है। जल में प्रकाश के अलग अलग सतहें कुछ अपवर्तन और कुछ हिस्से को परावर्तित जरूर करती है, लेकिन इसकी वजह से उसका नीला प्रतीत होना नहीं है। प्रकाश का प्रकीर्णन, समुद्र द्वारा प्रकाश का अवशोषण, कलर अवशोषित हो जाएगा तो दिखेगा ही नहीं भाई, तो मतलब एक चीज बचती है क्या, तो फिर से हम कहेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। मैं बोल ही रहा हूं, जहां भी कलर की बात आ रही है वो सभी जितने भी एटमॉस्फेरिक, नेचुरल जितने भी चल रहे वो सब के सब प्रकीर्णन में जाएंगे। ठीक है ना। जब जब वो प्रिज्म की बात करेंगे, स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, तब तब वो विक्षेपण में जाएंगे। ठीक, चलिए तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है भाई। हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ और देखते हैं क्या कह रहे हैं यहां पे। तो जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांशतः मतलब अधिकांश अपवर्तन कहां होता है? कौन सा ऐसा हिस्सा हमारी आंख का जहां पे मैक्सिमम अपवर्तन हो जाता है? क्या हमारे क्रिस्टलीय लेंस पे, या स्वच्छ मंडल पे, या परितारिका पे, या पुतली पे? तो देखिए सबसे पहले हमारी जो लाइट बीम है वो हमारे आंख के जो अग्र हिस्सा है, जो सबसे बाहर की तरफ स्वच्छ मंडल, उस पे पड़ता है। अर्थात स्वच्छ मंडल द्वारा ही मैक्सिमम अपवर्तन कर दिया जाता है। कुछ इस प्रकार ये हमारी है क्रिस्टलीय लेंस और ये हमारा हो गया आई बॉल। इस क्रिस्टलीय लेंस के ऊपर एक इस तरीके से आवरण होता है, ठीक है, ऐसा। इस लेंस को ही, इसी को कहते हैं हम स्वच्छ मंडल, कॉर्निया, और यही सबसे पहले प्रकाश के मैक्सिमम हिस्से को अपवर्तित कर देती है, फिर यहां पहुंचती है और प्रकाश किरण रेटिना तक पहुंच जाती है। तो मैक्सिमम हिस्से का अपवर्तन कराने का जो मुख्य कार्य, जो आंख की सबसे अग्र भाग है, सबसे बाहर वाला जो भाग है, जो कॉर्निया कहते हैं, जो स्वच्छ मंडल है, वही होता है। तो 12th भी हो गया। बढ़ते हैं हम जरा अपने 13th क्वेश्चन की तरफ। 13वें क्वेश्चन की बात करें। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियां, भाई फोकस दूरी में वृद्धि हो गई। फोकस दूरी में वृद्धि का मतलब समझिए, एक बात समझेंगे, एक लेंस है ये और एक लेंस ऐसी हो गई है। ये दोनों ही केसेस में अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो भाई यहां पे जो लाइट बीम है इसको ट्रैवल करना है इस लेंस में, वो बहुत कम दूर ट्रैवल करना है, मतलब इस माध्यम में चलने के लिए बहुत कम दूरी है। तो मतलब इसके द्वारा जो अपवर्तन होगा वो कंपैरेटिवली कैसा हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। भाई माध्यम के रुकावट कम ही मिली ना, कम ही दूरी तक ये मिल रहा है, ग्लास जैसा, मतलब लेंस जैसा। तो ये क्या हो रहा है भाई, ये मिनिमम कराएगा। लेकिन इसका अपवर्तन यहां पे देखने को जो मिला उसके विपरीत, अगर यहां पे ये लेंस जो है ये मोटा है, मोटा लेंस है, इसका मतलब क्या है, इसको, इस प्रकाश की किरण को इसमें से ज्यादा देर ट्रैवल करना पड़ेगा, मतलब इसको ज्यादा दिक्कत होने वाली है। यानी इस केस में जो फोकस पॉइंट है वो कम हो जाएगा। इस केस में जो फोकस पॉइंट है वो कैसा हो गया, कम हो गया। क्यों? क्योंकि लेंस मोटा है तो फोकस पॉइंट पास आ जाएगा, लेंस पतला है तो फोकस दूरी दूर चला जाएगा, क्योंकि इसके पास अब क्षमता कम हो गई ना। इस लेंस की क्षमता कम है और नीचे जो लेंस दिख रही है इसकी क्षमता ज्यादा है। जिसकी क्षमता कम हो जाएगी उसकी फोकस दूरी दूर, जिसकी क्षमता ज्यादा उसकी फोकस दूरी पास। कारण क्या होता है भाई, तो मैं ये भी लिख लेता हूं, क्षमता, लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/, फोकस दूरी। सिंपल बात, 1/, फोकस दूरी। अर्थात फोकस दूरी जिसकी ज्यादा क्षमता कम, या फोकस दूरी जिसकी कम क्षमता ज्यादा। तो कौन सा केस होना चाहिए, आइए एक बार ऑप्शन देखते हैं। शिथिल होती हैं, मतलब जब नेत्र की पेशियां शिथिल होती हैं तथा लेंस पतला हो जाता है।
आई थिंक यही आंसर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये लेंस पतला होने पे ये बिल्कुल फुलफिल करता है। खैर ऑप्शन पढ़ते एक बार। सिकुड़ती है तथा लेंस मोटा हो जाता है, ना भाई मोटा हो जाएगा तो ये पास में आ गया, ये नहीं हो सकता। अगला, शिथिल होती है तथा लेंस मोटा हो जाता है। ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं, एक में तो सिकुड़ना कह रहे हैं और एक में कह रहे हैं शिथिल, लेकिन लेंस का मोटा होना कह रहे हैं ना भैया, लेंस जब जब मोटा होगा ये काम नहीं होगा। अगला, लेंस पतला हो जाता है। देखिए जब ये सिकुड़ेंगी, जब यहां पे जो इसके सिलरी मसल्स होते हैं जिसके ऊपर ये हैंग्ड होता है, ये अगर सिकुड़ जाएंगे तो लेंस मोटा होता है, पतला तो होता ही नहीं है। तो ये तो ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, अर्थात एक ही चीज है भाई, शिथिल है और लेंस जो है वो कैसा हो चुका है, पतला हो चुका है। इस कारण से इसकी क्षमता घट गई, इसकी फोकस दूरी बढ़ गई है भाई। चलिए, तो ऑप्शन हो जाता है हमारा कौन सा, क ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ता हूं मैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 में। 14th क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित प्रकथनों में से कौन सा सही है। 4 ऑप्शन, इनमें से कौन सा सही है, एक बात पढ़ते हैं। निकट दृष्टि वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। निकट दृष्टि वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है और दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। देखिए एक बात समझेंगे, अगर किसी को निकट दृष्टि दोष है तो वो निकट की वस्तुओं को साफ साफ देखेगा। देखिए, निकट और दूर दृष्टि दोष कहने का तात्पर्य सिर्फ इससे होता है कि ये निकट से आ रही है किरणें और ये जाकर के रेटिना पे बन गई, लेकिन इसी व्यक्ति के लिए अगर यही किरण दूर से आ रही होती, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, अगर यही किरण इस व्यक्ति के लिए दूर से आ रही होती तो ये दूर से आने वाली किरणें क्या हो गई भाई, पहले ही पास में ही कट गई। इसको कहते हैं निकट, लेंस के निकट आ गया ये फोकस पॉइंट, इसलिए इसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष। लेकिन इस केस में देखिए, जो दूर है वो नहीं दिख रहा ना, जो रेड वाला था जो पास में था वो तो साफ दिख ही रहा था, मतलब निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखेगा। इसके ठीक विपरीत, अगर ये है हमारी नेत्र, यहां पे अगर मैं बात करता हूं कि कोई किरण जो है वो दूर से चल के आ रही है और ये बिल्कुल जाके रेटिना पे कट गई, मतलब इसको दूर की वस्तुएं तो साफ साफ दिखाई पड़ रही हैं, किंतु जो पास से ही आएंगी किरणें, इन पास से आने वाली किरणें जो हैं ये जाकर के पीछे मिलती हैं, पीछे मिल रही है। इसका मतलब देखिए ना, इसका फोकस पॉइंट क्या हो गया, ये दूर हो गया, बढ़ गया, इसलिए इसको कहते हैं हम दूर दृष्टि दोष। यह है हमारा निकट दृष्टि दोष। तो एक बात समझिए, निकट दृष्टि दोष में निकट का साफ दिख रहा है, दूर दृष्टि दोष में दूर का साफ दिख रहा है। ठीक है ना, ऑप्शन देखते हैं। निकट दृष्टि वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को साफ देख सकता है। देखिए, निकट दृष्टि दोष है, दूर की वस्तुओं को, ये निकट दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तुओं को क्या करेगा भाई, वो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुओं को साफ देखेगा, दूर की नहीं। ठीक है ना, दीर्घ वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को साफ देख सकता है, नहीं, दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दीर्घ दृष्टि पर ही, दूर ही रहेगा, उसको देखेगा। निकट वाला व्यक्ति, निकट दृष्टि वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को देख सकता है स्पष्ट। बिल्कुल, निकट दृष्टि दोष है तो निकट की चीजें साफ दिखाई देगी, निकट दृष्टि दोष है निकट वाली चीजें साफ दिखलाई पड़ेंगी। ठीक है, मतलब ग ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए, तो आई होप आपको यह भी समझ में आया है और इस प्रकार से हमारे पूरे जो क्वेश्चंस थे वो हो चुके हैं फिनिश, एमसीक्यूज टाइप। तो बाकी के लिए आपको अगले जो लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय अगले सेशन में हम कवर करेंगे। अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए भाई, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आया फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th, क्वालिटी कंटेंट एंड एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में।